दिखाई दे रहा है ना सबको? सबको दिखाई दे रहा है? क्वेश्चन हम समझा देते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने 1815 में वियना संधि की मेजबानी की? तो कौन होगा? ड्यूक मेटरनिख ने। सत्ता की साझेदारी, ये सिविक्स का क्वेश्चन है आपका। सत्ता की साझेदारी के बेल्जियम मॉडल का मुख्य महत्व क्या है? तो बेल्जियम मॉडल में क्या किया गया कि संप्रदायों को समान प्रतिनिधित्व दिया गया। संप्रदायों को क्या किया गया? समान प्रतिनिधित्व दिया गया। किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव नहीं किया गया बेल्जियम मॉडल में। ठीक है, बेल्जियम में डच, फ्रेंच इसको बोलते हैं, फ्रेंच फ्रॉय का अनुस्वार दे देते हैं, फ्रेंच और जर्मन भाषा बोलने वाले 3 समूह थे। ठीक है, और ये सभी को, जितने भी संप्रदाय थे, वो बेल्जियम मॉडल में उसको समान प्रतिनिधित्व दिया गया, बराबर अधिकार दिया गया सभी को। ठीक है, हो जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है आपका कि 1928 से 1934 के बीच भारत में गेहूं की कीमत 50% तक क्यों गिर गई? तो हुआ क्या था कि जब प्रथम वर्ल्ड वार हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध, इसका आंसर भी हम नहीं लिख रहे, इसको बता रहे भी हम। प्रथम विश्व युद्ध जब हुआ था, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था बताइए? हाँ, प्रथम विश्व युद्ध हुआ था आपका 1914 से 1918 तक। 1914 से 1918 तक प्रथम फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था। 1914 से 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध हुआ था, जिसमें लगभग 30 से ज्यादा देश शामिल हुए थे। इसमें 30 से ज्यादा देश शामिल हुए थे, और ये 30 से ज्यादा देश जो शामिल हुए थे, ये 2 गुटों में बट गए थे। ठीक है, और इसमें क्या हुआ था कि इसमें जो है ये युद्ध जब खत्म हुआ, ठीक है, तो उसके बाद जो है ये आपका जो है आर्थिक स्थिति खराब हो गई। ठीक है, जब ये युद्ध खत्म हुआ, प्रथम वर्ल्ड वार, ठीक है, जब प्रथम वर्ल्ड वार खत्म हुआ, तो यहाँ पे क्या हुआ कि 1930 के दशक में जो है, दशक में आर्थिक मंदी कहिए, या इसको हम कह सकते हैं आर्थिक महामंदी। आर्थिक महामंदी आई। ठीक है, यानी कि 1930 में जो है आर्थिक मंदी या आर्थिक महामंदी कहिए, दोनों एक ही चीज है। तो वर्ल्ड वार होने के बाद आर्थिक रूप से क्या हुआ? बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। ठीक है, किसी भी देश में अगर युद्ध होता है तो बहुत ज्यादा नुकसान होता है और उसको पूरे देश को झेलना पड़ता है। ठीक है, ये आर्थिक मंदी हुआ, और ये आर्थिक मंदी में क्या हुआ कि किसानों ने जो है ज्यादा खेती करना शुरू कर दिया अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए। ठीक है, तो जब ज्यादा खेती करना शुरू कर दिया, तो गेहूं की उपज क्या हो गई? ज्यादा हो गई, और फसल का भाव जो है गिर गया। फसल का भाव उतना ज्यादा नहीं हो गया। तो इसका क्या कारण था 50% तक गिरा? इसका मेन कारण था आर्थिक मंदी। क्या कारण था? आर्थिक मंदी। ठीक है, इसमें क्या लिख सकते हैं? महामंदी लिख सकते हैं, महामंदी। ठीक है, महामंदी के कारण। तो महामंदी के कारण क्या हुआ? गेहूं का दाम जो है वो गिर गया। और क्यों गिरा? क्योंकि किसान जो है अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार लाने के लिए खेती ज्यादा करने लगा, और फसल की भाव जो हुई वो कम हो गई, यानी कि फसल का दाम उतना नहीं मिलने लगा। ठीक है, चलिए
हो गया यहाँ तक, समझ गए इसको? यस सर। लेकिन ये आखिर है क्या? तो ब्रेटन वुड्स जो है ये क्या है इसको समझिए। तो ब्रेटन वुड्स जो है, ब्रेटन वुड्स संस्थान विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि इसको शॉर्ट में बोलते हैं IMF को कहते हैं। ठीक है, यानी कि ब्रेटन वुड्स जो है, ब्रेटन वुड्स संस्था एक ऐसी संस्था होती है जिसमें क्या होता है, विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष ये सभी शामिल रहते हैं। ठीक है, तो ब्रेटन वुड्स संस्था विश्व बैंक और अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष को कहते हैं। ठीक है, ब्रेटन वुड्स के बारे में ये हम बताएं, जो कहाँ स्थित है, अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर, हालांकि ऑप्शन में आपका अमेरिका ही आएगा, अमेरिका में आप लोग को टिक लगाना है। ठीक है, समझ के याद हो जाएगा आप लोग को। ठीक है, देखिए अब संघीय सरकार होता है क्या? संघीय सरकार एक होता है केंद्र सरकार, एक होता है राज्य सरकार। ये दो टाइप का सरकार हुआ जो हमारे देश में है, जो हमारे भारत देश में है। और इस दोनों के बीच में जो है, इस दोनों के बीच में शक्तियों का विभाजन होता है, शक्तियों का विभाजन। अकेला नरेंद्र मोदी अगर चाह लेंगे तो वो नहीं करेंगे जब तक कि किसी राज्य की सहमति उसको नहीं मिले। ठीक है, तो राज्य के लिए तो राज्य सरकार देखरेख करती है और केंद्र के लिए केंद्र सरकार देखरेख करती है, और शक्तियों की बंटवारा दोनों के बीच होती है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच में। तो संघीय सरकार जो है, संघीय सरकार में शक्तियों का बंटवारा होता है, और इसमें क्या होता है, ये कानून जो है सख्त कानून नहीं होती है, कठोर कानून उसमें नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे क्या किया गया है, से संबंधित नहीं है। तो किससे संबंधित नहीं है? तो देखिए शक्तियों का केंद्रीकरण यानी कि शक्तियों का विभाजन होता है, बंटवारा होता है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन ये भी होता है, सर्वोच्च न्यायालय ये भी होता है। होता कौन नहीं है, अब बताइए आप लोग, होता कौन नहीं है? क्या नहीं होता है संघीय सरकार में? क्या नहीं होता है? आपका ये तो हो गया, ये होता है, शक्तियों का केंद्रीकरण होता है। संघ एवं राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन भी होता है संघीय सरकार में, और सर्वोच्च न्यायालय भी होता है। लेकिन होता कौन नहीं है? कठोर संविधान नहीं होता है। यहाँ पे नहीं पूछ रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा? कठोर संविधान। संघीय सरकार में कठोर संविधान नहीं रहता है। ठीक है, संविधान उतना कठोर नहीं होता है। बाकी ये सब होता है क्योंकि हमारे देश में, भारत में संघीय सरकार है, और संघीय सरकार के बीच में शक्तियों का बंटवारा होता है, सर्वोच्च न्यायालय भी होता है, और यहाँ पे सबसे ऊपर जनता को रखा गया है। ठीक है, भारत की जो शासन है वो जनता चुनती है और जनता ही शासन करती है। जो जनता द्वारा चुनी गई सरकार वहां जाती है, वही वहां पे शासन करती है। ठीक है, निम्नलिखित में से सामाजिक विभाजन का कारण क्या है? तो सामाजिक विभाजन जो हुआ वो आपका धर्म और भाषा दोनों को लेके हुआ है, क्योंकि सभी धर्म, एक धर्म तो अलग अलग है ही, साथ में इसकी भाषा भी अलग अलग है। आप देख सकते हैं ये सबों की भाषा जो है वो अलग अलग है। ठीक है, तो भाषा और धर्म के आधार पर सामाजिक विभाजन हुआ है।
इसलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए और बी दोनों इसका आंसर हो जाएगा, ए और बी दोनों। पहले इसको समझिए, अपने आंसर याद हो जाएगा। तो देखिए लैंगिक विभाजन और ये लिंग आधारित विभाजन दोनों में बहुत फर्क है, ठीक है। तो लैंगिक विभाजन जो हुआ है ये आपका हुआ है, किसके लिए हुआ है, तो ये आपका हुआ है समाज में स्त्री और पुरुष समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, यानी कि इनकी जो भूमिका होती है वो समान रूप से नहीं है समाज में, ठीक है। जिसपे क्या होता है, लैंगिक विभाजन होता है। ये क्या हो जाता है, लैंगिक विभाजन हो जाता है, ठीक है। यानी कि लिंग आधारित विभाजन, स्त्री का अलग काम है, पुरुष का अलग काम है। पुरुष बाहर की देखरेख करते हैं, स्त्री घर की देखरेख करते हैं, ठीक है। तो इस पे क्या होता है, लैंगिक विभाजन की बात होती है इस पे, ठीक है। तो इसका क्या क्वेश्चन है, यदि हम लैंगिक विभाजन की बात करते हैं तो उसका अर्थ होता है, तो उसका अर्थ क्या होता है, समाज में स्त्री और पुरुष की असमान भूमिका, ये इसका अर्थ हुआ। लैंगिक विभाजन का मतलब होता है श्रम विभाजन। इसको एक शॉर्ट में समझिए, लैंगिक विभाजन लिंग पे आधारित है, लेकिन वो मतलब कि असमान नहीं, मतलब दोनों में भिन्नता नहीं बताती है, ये बताती है दोनों के कार्य की भूमिका, यानी कि दोनों में, इसका मतलब हो जाएगा श्रम का विभाजन, और है ही श्रम का विभाजन है ना। यानी कि बाहर का देखरेख कौन करते हैं, पुरुष करते हैं, जबकि घर की देखरेख कौन करता है, स्त्री करता है। ये असमान भूमिका जो होता है ये लैंगिक विभाजन होता है, ठीक है। तो लैंगिक विभाजन का मतलब क्या होता है, श्रम का विभाजन। जहां पे श्रम का विभाजन हो गया वहां पे लैंगिक विभाजन हो गया, ठीक है। यानी कि ये क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ। तो राष्ट्रवाद का जो बीजारोपण किया गया था ये आपका फ्रांस से किया गया था, ठीक है। इसकी जो शुरुआत हुई थी वो फ्रांस से ही हुई थी। कहां से हुई थी, फ्रांस से ही हुई थी। और ये कब हुई थी, 1789 में हुई थी। और ये कब हुई थी, 1789 में हुई थी, ठीक है। तो राष्ट्रवाद का उदय सर्वप्रथम किस देश से हुआ, तो फ्रांस से हुआ। और कब हुआ था, 1789 में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था अन्य व्यवस्था से अच्छी है क्यों, ठीक है। क्यों, ये देखना है यहाँ पे। तो लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में क्या होती है, सबों को समानता दी जाती है, सभी समान रहते हैं लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में। भारत में कौन सी शासन व्यवस्था है, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था है। और यहाँ के सभी नागरिकों को समानता दी गई है। इसका आंसर क्या हो जाएगा, नागरिकों में समानता, नागरिकों में समानता को बढ़ावा देती है, ठीक है। नागरिकों में समानता को
बढ़ावा देती है और क्या करती है, और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ावा देती है, ठीक है। तो ये होता है लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था, नागरिकों में समानता दी जाती है और व्यक्ति की गरिमा को बढ़ा देती है। देखिए, ये प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992 में कहाँ आयोजित हुआ था, तो रियो डी जेनेरो में हुआ था। और रियो डी जेनेरो जो है वो ब्राजील का एक शहर है, ठीक है। और इसका उद्देश्य क्या था, पर्यावरण व सतत पोषणीय विकास, यानी कि पर्यावरण को कैसे संतुलित किया जाए और सतत पोषणीय विकास इसका मेन उद्देश्य था। और कार्यक्रम 21 या एजेंडा 21 को इसमें स्वीकृति दी गई थी, ठीक है।